हेलो गाइज, इसके पिछले वीडियो में हमने दाब पेटियों का विस्थापन, उत्पत्ति के कारण ये सारे का रिवीजन कर लिया। अब आज हम लोग पढ़ेंगे वायुमंडलीय परिसंचरण के बारे में। तो वायुमंडलीय परिसंचरण क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आप लोग परिभाषा इसकी देखते हैं कि वायुमंडल पृथ्वी की चारों ओर उपस्थित रहते हुए स्थिर नहीं है, बल्कि विभिन्न मौसमी घटनाओं के साथ साथ इसमें संचरण भी पाया जाता है, जिसके तीन महत्वपूर्ण रूप हैं। एक तो वह जब वायु क्षैतिज रूप में प्रवाहित होता है इस तरह, तो इसे पवन कहते हैं। जब वायु ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ जाता है तो इसे वायुधारा कहते हैं। और एक है त्रिआयामी प्रवाह। तो त्रिआयामी प्रवाह हम लोग आगे पढ़ेंगे, जो कि जिसमें तीन तरह के परतें होती हैं। एक तो फेरल का होता है, फिर एक हेडले का होता है, और एक होता है एक और होता है। तो तीनों का हम आगे पढ़ेंगे। तो पहले अभी इसको पवन के बारे में पढ़ते हैं। पवन तंत्र, जो कि वायु का क्षैतिज प्रवाह है। तो पवन की परिभाषा पहले देखते हैं। वायु का क्षैतिज प्रवाह पवन कहलाता है। क्षैतिज माने इस तरह से प्रवाह पवन कहलाता है। पवनों के प्रकार, तो घूर्णन करती हुई हमारी पृथ्वी पर पवनों को मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया है। एक तो है स्थानीय पवनें, दूसरी है क्षैतिज पवनें, एक है अस्थायी पवनें, दूसरी है क्षेत्रीय पवनें, तीसरी है स्थानीय पवनें। तो अस्थायी पवनें किसे कहते हैं? वे पवनें जो संपूर्ण गोलार्धों में, मतलब ये दोनों हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, संपूर्ण गोलार्धों में वर्ष भर अस्थायी रूप में पाई जाती हैं। उन्हें सरमार्गी या ग्रहीय पवनों के नाम से भी जाना जाता है। ये चार होती हैं। कौन कौन? ये चार होती हैं: विश्वतीय पछुआ पवन, व्यापारिक पवन, पछुआ पवन, ध्रुवीय पूर्वा। विश्वतीय पछुआ पवन, व्यापारिक पवन, पछुआ पवन, ध्रुवीय पवन, ये ध्रुवीय पूर्व पवन। ये हो गई चार अस्थायी पवनें। और ये अस्थायी पवनें क्यों कहते हैं? क्योंकि ये संपूर्ण गोलार्ध में वर्ष भर अस्थायी रूप से पाई जाती हैं। फिर है क्षेत्रीय पवनें। क्षेत्रीय पवनें किसे कहते हैं? वे पवनें जो वर्ष में किसी विशेष क्षेत्र में भूभौतिक दशाओं के कारण प्रभाव से उत्पन्न होती हैं। किसी क्षेत्र विशेष में ही उत्पन्न होती है, उन्हें क्षेत्रीय पवनें कहते हैं। और ये भी इन्हें सावधिक पवनें भी कहते हैं, क्योंकि ये कुछ समय के लिए ही रहती हैं, इसलिए इन्हें सावधिक पवनें भी कहते हैं, क्षेत्रीय पवनों को। ये चार होती हैं। एक तो हो गया पर्वत समीर एवं घाटी समीर, एक हो गया स्थल समीर और सागर समीर। पर्वत समीर माने होता है कि पर्वत से जब घाटी की तरफ जाती हैं तो पर्वत समीर। घाटी समीर माने घाटी से जब पर्वत की तरफ। स्थल समीर माने जब स्थल से सागर की तरफ। और सागर समीर माने जब सागर से स्थल की तरफ। और ये हुआ मानसून और चक्रवात और प्रति चक्रवात के बारे में भी इसमें क्षेत्रीय पवनों में पढ़ेंगे। फिर स्थानीय पवनें किसे कहते हैं? तो स्थानीय पवनों को सर ने होमवर्क दिया था कि स्थानीय पवनें किसे कहते हैं और कुछ स्थानीय पवनों के नाम लिखना है। तो इसको स्थानीय पवनें उसे कहते हैं वह पवनें जो स्थानीय भूभौतिक एवं भू जलवायुविक क्रियाओं के प्रभाव से अल्प अवधि के लिए उत्पन्न होती हैं तथा कुछ दिनों में ही समाप्त हो जाती हैं। एक अल्प अवधि के लिए उत्पन्न होती हैं और कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाती हैं, जिसे स्थानीय पवनें कहते हैं। तो स्थानीय पवनों में दो तरह की पवनें होती हैं। एक तो ये स्थानीय पवनें होती है ठंडी स्थानीय पवनें। यहाँ पे देखो कट गया है, लेकिन इसको देख लेना, ठंडी स्थानीय पवनें में लिखा हूँ। तो ठंडी स्थानीय पवनों में एक ट्रिक है, उस ट्रिक को आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो जिससे आपका जब प्रीलिम्स में कोई भी स्थानीय पवन आएगा ऑप्शन में तो आप लोग कर सकेंगे। पूवी हब में मैंने मीना के बेटे बाबू को फिर से देखा। पूवी हब में मैंने मीना के बेटे बाबू को फिर से देखा। तो पू से हो गया पूर्गा। पूर्गा जो कि टुंड्रा प्रदेश में। एक बार इसको जूम कर लेते हैं फिर पढ़ते हैं, ठीक है। पूवी हब में, तो सबसे पहले पू से पूर्गा टुंड्रा प्रदेश में है। पूवी, वी से विली, विली ऑस्ट्रेलिया में है और विलीबाव अलास्का में है। हब से हबूब सूडान में है। और मैं पूवी हब पे रहेगा। पे से पैम्पगायो मैक्सिको में है। पैम्पोरी अर्जेंटीना में है और पोर्नेंटी दक्षिण अफ्रीका में है। फिर है मैं, पूवी हब पे मैंने, तो मैं से मैस्ट्रल इटली और ने से नेवाडास इक्वाडोर। मैंने, फिर उसके बाद मैंने मीना, यहाँ रहेगा मीना। तो मीना से मी से मिस्ट्रल फ्रांस स्पेन में बहती है, फ्रांस की रोन घाटी में। और ना से नॉर्टी यूएसए में और नॉर्दर यूएसए में, ये दोनों पौने बहती है। मीना के बेटे, तो के से होगा केप डॉक्टर दक्षिण अफ्रीका में। और बेटे, बे से बोरा एड्रियाटिक तट इटली में। और टे से टेबल ब्लॉक दक्षिण अफ्रीका में। बेटे, बाबू को फिर से देखा। तो बाबू, बा से बाइज दक्षिणी फ्रांस में, बू से बुरान रूस में। तो को से को साइलेंट है, को का कोई मतलब नहीं है। और को फिर माने फ्रियाजम ब्राजील में है। और देखा जो कि, एक मिनट, फिर सॉरी काम क्यों नहीं कर रहा, अच्छा हाँ काम कर रहा है। फिर से हो गया फ्रियाजिम ब्राजील में।
और सिद्दीक फ्रियाजिम ब्राज़ील। तो इस तरह से इतने सारे हो गए। और कुछ जो बचे हैं जो अन्य में लिखा हूँ, लेवेंट दक्षिणी फ्रांस में, ब्लिजार्ड साइबेरिया तथा यूएसए में, और जोरान नॉर्थ यूएसए, यानी यूएसए माने कि नॉर्थ यूएसए। फिर जोरान जो है जूरा पर्वत से जिनेवा झील में ये पौने बहती हैं, ठंडी पौने। तो ठंडी स्थानीय पौने के ट्रिक कौन कौन से हैं? पूवी हमें मैंने मीना के बेटे बाबू को फिर से देखा, पूवी हमें मैंने मीना के बेटे बाबू को फिर से देखा। और इस ट्रिक से आप लोग इसको याद रख सकते हैं। फिर दूसरा है हमारा गर्म स्थानीय पौने। इसका ट्रिक है कि गर्मा गर्म गर्म स्थानीय पौने। ये देखो हर्ष, सॉरी हर्ष, यहाँ पे बीच में आ गया है मेरा नाम, क्योंकि शायद उल्टे कैमरा उल्टा हो गया था, तो उसका जो लोगो आता है ऊपर आ गया है, वाटर मार्क जिसे बोलते हैं। तो गर्म स्थानीय पौने जो है, इसका ट्रिक है, एक बार लिख लीजिएगा क्योंकि साफ दिखाई नहीं दे रहा होगा। गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट में अना ने ब्लैक सिरका, गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट में अना ने ब्लैक सिरका, नॉनवेज, मटन, चिकन और बर्गर शामिल किया। तो गर्मा गर्म माने गर्म स्थानीय पौने। ब्रेकफास्ट माने होता है ब्रिक फिल्डर, जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। और अन्ना, ब्रेकफास्ट में अन्ना ने, तो अन्ना माने सारदा अन्ना दक्षिण कैलिफोर्निया, अन्ना ने ब्लैक सिरका, ब्लैक ब्लैक माने ब्लैक रोलर नॉर्थ यूएसए में, और सिरका माने सिराको जो कि सहारा मरुस्थल में, मिस्र में खमासिन और लीबिया में गिबली भी इसे कहते हैं। और इसे सिराको को खूनी वर्षा भी कहते हैं। यहाँ पे आपको शो नहीं हो रहा होगा, लेकिन एक खूनी वर्षा लिखी है। फिर है फिर क्या हुआ, सिराको ब्लैक सिरका। फिर नॉनवेज, नॉनवेज से नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड में नॉनवेज, मटन चिकन, मटन से हर मटन सहारा के उत्तर पूर्व में डॉक्टर वायु भी से कहते हैं, क्योंकि ये आर्द्र मौसम में जो है राहत देता है आर्द्र मौसम से। और सहारा से गोबी तट की ओर भी चलता है हर मटन। फिर है चिनूक, यूएसए में अमेरिका में चिनूक पाया जाता है, गरम गरम स्थानीय पौने हैं। और फिर बर्गस, चिनूक माने चिकन और बर्गर, बर्गस माने दक्षिण अफ्रीका के जाड़े में चलती है। और शामिल किया इराक और फारस की खाड़ी, मतलब गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट में अना ने ब्लैक सिरका, नॉनवेज, मटन, चिकन और बर्गर शामिल किया। तो शामिल इराक और फारस की खाड़ी में। तो ये हो गई स्थानीय पौने, जो कि सर ने होमवर्क दिया था। अब इसके बाद हम लोग एक एक करके जो इन पौनों को, वेग को प्रभावित करती हैं, उसको पढ़ेंगे। तो पहला तो वेग को प्रभावित करने वाला जो कारक है वो है दाब प्रवणता बल। दाब प्रवणता बल क्या होता है? दाब प्रवणता माने होता है अंतर। तो एक होता है हाई प्रेशर, एक होता है लो प्रेशर। तो आपको पता है पौने हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं। अब जब यही हाई प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, लो प्रेशर बहुत कम होगा, तो तेज़ तेज़ से पौने चलने लगेंगी। तो जितना ज़्यादा दाबांतर होगा, पौनों की गति उतनी ही तेज होगी। तो वही कहते हैं दाब प्रवणता बल से जो है पौनों की गति, जब दाब प्रवणता ज़्यादा होता है तो पौनों की गति भी ज़्यादा होती है। तो अब एक बार इसको पढ़ के सुना देते हैं। दाब प्रवणता से आशा है कि दो स्थानों के मध्य पाया जाने वाला जो अंतर है, दाब का अंतर है। पौने हमेशा ही दाब संतुलन के उद्देश्य से उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं। और दाब में अंतर जितना अधिक होगा, समदाब रेखाएं उतनी ही पास पास होंगी और पौनों की गति बहुत तेज होगी। दाबांतर अनुक्रमणानुपाती पौनों की गति, मैंने दाबांतर बढ़ाएंगे तो पौनों की गति बढ़ेगी। दूसरा है घर्षण बल। अब मान लिया कि जैसे मान लिया घर्षण है, तो जब इस पे घर्षण करेंगे तो पौनों की गति कम हो जाएगी। जितना ज़्यादा घर्षण बल उतना ज़्यादा पौनों की गति कम, इसलिए व्युत्क्रमणानुपाती होता है कि घर्षण बल जब ज़्यादा रहेगा तो पवन का वेग कम होगा। तो वही है फ्रिक्शनल फोर्स। एक बार पढ़ के, घर्षण का पवन वेग से व्युत्क्रम संबंध होता है, अर्थात घर्षण इंक्रीज होगा तो पवनों का वेग डिक्रीज होगा। फिर है इसी तरह से फिर हम कोरियालिस बल एवं फेरल का नियम देखते हैं। कोरियालिस बल एवं फेरल का नियम क्या कहता है? कोरियालिस बल कहता है कि घर्षण बल अगर ज़्यादा होगा तो कोरियालिस बल का मान कम होगा, और कोरियालिस बल का मान कम होगा तो जो है कोरियालिस बल का मान कम होगा तो पवन की गति भी कम होगी। मतलब कोरियालिस बल जो है वो पवन की गति की अनुक्रमानुपाती है, जबकि घर्षण बल की व्युत्क्रमानुपाती है। तो इस तरह से कोरियालिस बल का, कोरियालिस बल के प्रभाव से क्या होता है? विक्षेपण होता है, दिशा से मुड़ जाती है। जैसे पौने इधर जा रही हैं तो इधर मुड़ जाती हैं, इधर मुड़ जाती हैं, और इधर कम मुड़ती हैं, इधर कम मुड़ती हैं। इस नियम को व्याख्या फेरल ने दिया था। तो फेरल ने क्या व्याख्या दिया? फेरल ने कहा कि जब जैसे मान लिया ए पृथ्वी है, पृथ्वी का एक उत्तरी गोलार्ध है और नीचे एक उत्तरी है और नीचे दक्षिणी है। जब पौने उत्तरी गोलार्ध में जाती हैं, जैसे ऐसे जा रही हैं पौने सीधी सीधी, तो कोरियालिस बल के प्रभाव से ये किस तरफ मुड़ती हैं? क्लॉकवाइज, माने दाहिने हाथ की तरफ। ये इधर मुड़ जाएंगी, ऐसे इधर तरफ मुड़ जाएंगी पौने, जब उत्तरी गोलार्ध में रहेंगी। और यही जब दक्षिणी गोलार्ध में रहेंगी, जैसे दक्षिणी गोलार्ध में आएंगी तो किधर मुड़ जाएंगी? बाएं तरफ मुड़ जाएंगी, इधर बाएं तरफ मुड़ जाएंगी, बाएं हाथ की ओर। तो ये होता है फेरल का नियम। और जब हम विषुवत रेखा से, मान लिया ये विषुवत रेखा से ऊपर की तरफ जाते हैं
तो क्या होता है, कोरियालिस बल का मान बढ़ता जाता है और पवनों का वेग भी बढ़ता जाता है ऊपर जाने पर। ठीक है, ये हो गया कोरियालिस बल का मान और फेरल बल का मान। फिर है घर्षण बल। ये तो फार्मूला है कि घर्षण बल अनुक्रमानुपाती 1/, कोरियालिस बल अनुक्रमानुपाती 1/, पवनों का वेग, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कोरियालिस बल के एंड पवनों का वेग के। फिर है वेस्टर्लीज माने होता है पछुआ पौने, और ट्रेड विंड माने व्यापारिक पौने, और पश्चिम से चलकर जब पूर्व की ओर जाए पौने तो पछुआ पौन कहते हैं, और जब पूर्व से पश्चिम की ओर जाए तो पूर्वा पौन। अब इस चित्र को एक बार समझ लेते हैं कैसे कैसे हैं। ये जो पवनों की जो पवन बताए गए हैं, कितने प्रकार के पवन आप लोगों को पहले ही इसके पहले वाले ने बताया था कि बीच में विषुवत रेखा जो होती है, विषुवत निम्न दाब पेटी होती है, लो प्रेशर। फिर ऊपर नीचे दोनों तरफ 30 से 35 में उपोष्ण उच्च दाब पेटी होती है। फिर 60 से 65 के बीच में उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी, फिर ध्रुवीय निम्न दाब पेटी होती है। अब ये तो हो गया पेटी के बारे में। अब इसमें क्या होता है कि जब ऊपर से देखो, ये बीच में ऊपर उत्तरी गोलार्ध है, तो यहाँ छोटे छोटे जो आ रहे हैं वायु उधर से, तो जब उधर से आएंगे, जैसे मान लिया मैं इधर से वायु आ रही है तो इधर की तरफ दाहिना होगा और इधर की तरफ बायां होगा। उधर से आइए आप, तो सोचिए कि जब जैसे मान लिया मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मेरा दाहिना हाथ इधर है, बायां हाथ इधर है, और मैं इधर आ रहा हूँ, तो जब किधर आ रहा हूँ, ये उत्तरी गोलार्ध में ही आ रहा हूँ ना, तो उत्तरी गोलार्ध में इसीलिए दाहिने तरफ मुड़ जाती हैं, फेरल का नियम कहता है, तो इसलिए इधर मुड़ी हुई हैं, तो इसे ट्रेड विंड कहते हैं। और इसी तरह जब हम इधर से जाते हैं, इधर से, और इधर कहाँ देखो ये जा रहे हैं, ये वाला दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में जब हम इधर से जाते हैं, जब दक्षिणी गोलार्ध में इधर से जा रहे हैं तो क्या होगा कि बाएं ओर मुड़ जाते हैं, पवनें किधर मुड़ेंगी, फेरल के नियम के साथ बाएं ओर मुड़ जाएंगी। क्यों? क्योंकि हम दक्षिणी गोलार्ध में हैं। तो ए वाला और ए वाला दोनों समझ में आ गया होगा। इन दोनों को कहते हैं ट्रेड विंड या व्यापारिक पवने। अब जैसे मान लिया कि जब इसमें उपोष्ण में आते हैं, तो उपोष्ण में देखो दक्षिणी गोलार्ध में इधर से आ रहे हैं, दक्षिणी गोलार्ध में ये वाला हम देख रहे हैं अभी ऐसे से आ रहे हैं, तो दक्षिणी गोलार्ध में हमारा जो बायां सिरा होगा इधर होगा, तो बाएं की तरफ मुड़ जाएंगे। और ऊपर देखो यहाँ पे ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो ऊपर के उत्तरी गोलार्ध में दाएं तरफ मुड़ जाएंगे इधर, तो ये पछुआ पौने हैं। तो यहाँ पे पछुआ पौने जो उपोष्ण में है, उपध्रुवीय उपोष्ण उपध्रुवीय के बीच में पछुआ पौने चल रही हैं, और इधर बीच में ट्रेड विंड चल रही है। किसके किसके बीच में? विषुवतीय निम्न दाब पेटी और उपोष्ण दाब के बीच में ट्रेड विंड चल रही है। तो पवनों की दिशा जो है किसके नियम पर ज्ञात करते हैं? फेरल के नियम पर। फेरल का नियम करता है कि उत्तरी गोलार्ध में चलने पर दाहिने हाथ की ओर विक्षेपित होती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में चलने पर बाएं हाथ की ओर विक्षेपित होती हैं। फिर है कि कोरियालिस बल किसे कहते हैं? तो कोरियालिस बल के बारे में थोड़ा पढ़ लें। कोरियालिस बल, कोरियालिस के अनुसार घूर्णन करती हुई हमारी पृथ्वी में एक प्रकार का आभासी बल कार्य करता है, जिसे कोरियालिस बल कहते हैं। एक प्रकार घूर्णन करती हुई जब पृथ्वी हमारी होती है तो उसमें एक प्रकार का आभासी बल काम करता है, जिसे कोरियालिस बल कहा जाता है। कोरियालिस बल के प्रभाव से QF मतलब कोरियालिस बल के प्रभाव से दोनों ही गोलार्धों में प्रवाहित होने वाली पवनें अपनी प्रवाह दिशा से विक्षेपित हो जाती हैं, मतलब मुड़ जाती हैं। जब ये उत्तरी गोलार्ध में जाती हैं, उत्तरी गोलार्ध में आती है तो दाईं तरफ मुड़ जाती हैं, और जब दक्षिणी गोलार्ध में आती हैं तो बाईं तरफ मुड़ जाती हैं, इस तरह से। और फेरल का नियम भी यही कहता है कि यह विक्षेपण उत्तरी गोलार्ध में हमेशा दाहिनी ओर और जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर होता है। तीसरा है विषुवत रेखा में क्वारिलिस बल नगण्य होता है। जब विषुवत रेखा बीच में जो होती है उसमें क्वारिलिस बल का मान नगण्य होता है, मतलब 0 के बराबर, जबकि ध्रुवों की ओर जाने पर कोरियालिस बल का मान क्रमशः बढ़ता जाता है। इसलिए पवनों का विक्षेपण भी विषुवत से ध्रुवों की ओर जाने पर बढ़ता है। व्यापारिक पवनें 45 डिग्री सेल्सियस 45 डिग्री पे, पछुआ पौने 60 डिग्री तक बहती हैं। ध्रुवीय पूर्वा 75 से अधिक तक विक्षेपित होती हैं। फिर है चौथा, कोरियालिस के अनुसार धरातलीय घर्षण पर पवनों का विक्षेपण घट जाता है तथा घर्षण बल घटने पर है, एक घटने पर पवन का वेग बढ़ता है और पवनों का विक्षेपण भी बढ़ जाता है। पवन का वेग बढ़ता है और पवनों का विक्षेपण भी बढ़ जाता है। विक्षेपण माने कोरियालिस बल भी बढ़ जाता है घर्षण बल के घटने से, और घर्षण बल बढ़ने से विक्षेपण घट जाता है। ठीक है, एक मतलब घर्षण बल, यही फार्मूला ऊपर वाला जो हमने बताया था, यही वाला फार्मूला यहाँ नीचे बता रहा है, इस लाइन में वही फार्मूला यहाँ पे आपको समझा रहा है, तो इसको समझ गए होंगे। फिर है इसके प्रभाव से इसके प्रभाव स्वरूप पृथ्वी में पाए जाने वाली 4 में से 3 अस्थायी पौने चित्र में प्रदर्शित की गई हैं। इसमें से 3 अस्थायी पौने, कौन कौन सी अस्थायी पौने प्रदर्शित की गई हैं ये देखिए। एक तो हो गया कि
ऊपर से आ रही है तो ये इधर चली जा रही है, दाहिने तरफ मुड़ जा रही है, और इसको कहते हैं कौन से, ट्रेड विंड। ये सब ट्रेड विंड है दोनों में, ये ट्रेड विंड इस दोनों में पछुआ, और ऊपर जो है सबसे ऊपर ध्रुवीय पूर्वा। तो ये हो गया पवनों की दिशा, उसी नियम से हम ज्ञात कर सकते हैं। फिर है कि बॉय बैलेट का नियम। तो बॉय बैलेट का नियम क्या कहता है, ये भी फेरल के नियम के अनुसार है। फेरल का नियम कहता है कि जब हम उत्तरी गोलार्ध में, जैसे मान लिया ये हमारा पृथ्वी है, जब हम उत्तरी गोलार्ध में जाते हैं तो पौने इस दिशा में संचरित हो जाती हैं, विक्षेपित हो जाती हैं, ये फेरल का नियम कहता है। और बॉय बैलेट का नियम कहता है कि जब हम उत्तरी गोलार्ध में जाते हैं तो जब जहाँ पे लो प्रेशर होता है, जैसे उत्तरी गोलार्ध में जाते हैं तो पवनों के प्रवाह के क्रम में बाएं ओर उच्च दाब और जबकि दाएं ओर निम्न दाब रहता है। जैसे मान लिया हम जा रहे हैं ऐसे ऊपर, तो विक्षेपण इधर हुआ, तो दाएं ओर क्या होगा, दाएं ओर हमारा होगा निम्न दाब, यहाँ पे लो प्रेशर होगा, और इधर क्या होगा, हाई प्रेशर, उच्च दाब। ठीक है, तो यही इसमें भी बताया गया। देखो जैसे यहाँ पे ऊपर से आ रहा है, उत्तरी गोलार्ध में ऊपर से आ रहा है नीचे, तो ऊपर से नीचे आ रहा है तो दायां हाथ इधर होगा, तो दाएं हाथ की तरफ लो प्रेशर, और बाएं हाथ इधर होगा तो हाई प्रेशर। इसी तरह दक्षिणी गोलार्ध में विपरीत हो जाएगा इसके। तो ये हो गया। फिर उसके बाद है बॉय बेलेट के नियम के अनुसार, यही बॉय बेलेट का नियम कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में, एक बार इसको जूम करके पढ़ देते हैं, उत्तरी गोलार्ध में पवनों के प्रवाह के क्रम में बाएं ओर उच्च दाब जबकि दाएं ओर निम्न दाब प्राप्त होता है, इसलिए पौने हमेशा दाएं हाथ की ओर मुड़ती हैं। पौने किधर मुड़ती हैं, दाएं हाथ की ओर मुड़ती हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में इसकी विपरीत स्थिति होने से बाएं हाथ की ओर मुड़ती हैं। फिर पांचवा जो नियंत्रणकारी कारक है पवनों का, वो है पृथ्वी की घूर्णन एवं अभिसारी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक घूर्णन पूरा करती है, परंतु विषुवतीय धरातल सर्वाधिक तेजी से घूम रहा होता है, जो बीच वाला धरातल हो सर्वाधिक तेजी से घूम रहा होता है। तो इसलिए यहाँ पे ध्रुव सबसे मंद गति से, यहाँ ध्रुव जो है मंद गति से और ये जो है बहुत तेज गति से घूम रहा होता है, तो इसलिए घर्षण बल यहाँ पे अधिक काम करता है। और जब घूर्णन घर्षण बल इधर, सॉरी, घर्षण और घूर्णन दोनों काम करता है, तो इसलिए अपकेंद्रीय बल भी बीच में ज़्यादा होती है। यही यहाँ पे देखो, यहाँ पे घूर्णन अधिक सर्वाधिक होता है और अपकेंद्रीय बल भी ज़्यादा होती है, और घूर्णन न्यूनतम होता है ध्रुवों पर। तो इससे विषुवतीय प्रदेशों में अपकेंद्रीय बल सर्वाधिक होती है, और जब विषुवतीय प्रदेशों में अपकेंद्रीय बल सर्वाधिक होती है तो पौने केंद्र से दूर भागती हैं, पौने केंद्र से क्या होती हैं, दूर भागती हैं। तो ये हो गया अब, क्योंकि अपकेंद्रीय बल में जब पौने केंद्र से दूर भागती हैं, ऐसे अपकेंद्रीय बल, और अभिकेंद्रीय बल जब पौने अंदर की हो जाती हैं, तो ये अपकेंद्रीय बल, लेकिन यहाँ अपकेंद्रीय बल काम कर रहा है। फिर है पौनों के प्रकार। तो पौनों के प्रकार हमने देख ही लिया था, स्थानीय पौने के बारे में पढ़ लिया है कि कौन कौन से पौने हैं। अब है अस्थाई पौनों के भाग और जो है क्षेत्रीय पौने के भाग। तो अस्थाई पौने कौन कौन सी हैं, अस्थाई पौने किसे कहते हैं, ये हमने परिभाषा पहले ही पढ़ लिया, लेकिन एक बार और पढ़ लेते हैं। वह पौने जो पृथ्वी में दाब पेटियों के मध्य सालों भर अस्थायी रूप से पाई जाती हैं तथा इनकी दिशा भी समान बनी रहती है, इसलिए इन पौनों को ग्रही या अस्थायी या सन्मार्गीय पौन भी कहा जाता है। अस्थायी पौने चार प्रकार की होती हैं। पहली है विषुवतीय पछुआ पौन, दूसरी है व्यापारिक पौन, तीसरा है व्यापारिक पौन में तीन चार भाग हैं, तो तीसरा है हमारा जो कि तीसरा कौन सा है, पछुआ पौन, और चौथे ध्रुवीय पूर्वा पौन। तो सबसे पहले हम विषुवतीय पछुआ पौन पढ़ते हैं। तो यह विषुवत रेखा के समीप बनने वाली डोल्ड्रम, जो कि 5 डिग्री से 5 डिग्री के बीच में, 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 5 डिग्री साउथ के बीच में विषुवत रेखा के बीच में बनती है, उसे डोल्ड्रम कहते हैं। तो डोल्ड्रम में पाए जाने वाली अत्यंत मंद, दुर्बल एवं क्षीण पौने होती हैं विषुवतीय पछुआ पौने, और जो कि सागरीय जल क्षेत्रों में तो प्रवाहित होती हुई दिखाई देती हैं, परंतु महाद्वीपों में पर्वत, सागर, पहाड़ियों, मैदान आदि के घर्षण के कारण विलुप्त प्राय नजर आती हैं। ये जो है सागर में बहती हैं विषुवतीय पछुआ पौने, लेकिन पर्वत पठार में विलुप्त हो जाती हैं घर्षण के कारण। फिर है व्यापारिक पौने, ट्रेड विंड इसे क्यों कहते हैं, तो ट्रेड विंड जो बहती है उपोष्ण उच्च दाब पेटी से, उपोष्ण उच्च दाब पेटी से विषुवतीय निम्न दाब पेटी के बीच जो पौने बहती हैं उसे व्यापारिक पौने कहते हैं। और उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन और दक्षिण गोलार्ध में इसे दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन कहा जाता है। इसका जो नामकरण है टू ट्रैक विंड के माध्यम से हुआ। सबसे पहले टू ट्रैक विंड को जो ट्रैक विंड कहा जाने लगा, फिर ट्रैक विंड को ट्रेड विंड कहा जाने लगा। फिर यह पौने जो हैं 3 प्रकार की होती हैं प्रवाह पेटी के रूप में, जैसे 3 प्रकार के जलवायु कटबंधों में बांटती हैं, मानसूनी जलवायु, स्थानीय सवाना जलवायु और उष्णकटिबंधीय मरुभूमि। जैसे मान लिया ये पृथ्वी है, इसमें एक महाद्वीप है, इसमें स्थानीय अस्थायी पौने बहती हैं, तो ऊपर वाला महाद्वीप और नीचे वाला महाद्वीप, तो ऊपर वाले को 3 भागों में बांटो और नीचे वालों को भी 3 भागों में बांटो, 1 2 3।
और इधर पूरा जल है मान लिया चारों तरफ। जैसे मान लिया ये हो गया ऊपर महाद्वीप, नीचे महाद्वीप, 1 2 3 और 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। तो इधर वाला जो महाद्वीप का पूर्वी भाग है ये जल है, यहाँ पे जल है, तो जल की वजह से यहाँ से पौने इधर आएंगी तो इस पे मानसून वाला जलवायु रहेगा। फिर दूसरा समाना, बीच में जो रहेगा समाना जलवायु, और जो इधर पश्चिमी भाग में रहेगा उसे उष्ण मरुभूमि जलवायु कहते हैं। तो वही कहा गया है दोनों गोलार्धों में, यहाँ पे मैंने चित्र भी बनाया है, दोनों गोलार्धों में महाद्वीपों के पूर्वी भाग को मानसूनी जलवायु, दोनों गोलार्धों में महाद्वीपों के आंतरिक भाग को समाना जलवायु और पश्चिमी भाग को क्या कहते हैं उष्ण मरुभूमि जलवायु, जो कि 10 डिग्री से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ के बीच में होता है, क्योंकि विषुवतीय निम्नदाब पेटी उसी में मिलती है, विषुवतीय पछुआ पवन उसी में मिलती है। फिर आ गया दूसरा है इसके प्रभाव क्या होते हैं। तो इसके प्रभाव देख लेते हैं कि जैसे मान लिया कि ये क्यों ऐसा होता है, इसे अपतटीय यहाँ पे बोला गया। अपतटीय माने होता है कि जब पौने, जैसे मान लिया ये जमीन है और इधर जल है, तो जल से जब पौने इधर जमीन की तरफ आती हैं तो इसे अवितटीय बोलते हैं। जब पवन सागर से स्थल की तरफ जाती हैं, तो जैसे मान लिया ये पृथ्वी है, ये कोई महाद्वीप है, इधर से जल आ रही है, तो इस भाग में जब जल से जब हवा आएगी ठंड ठंड तो यहाँ मानसून अच्छा होगा, तो इसलिए मानसून इधर पाया जाता है। बीच में समाना और इधर यहाँ से इधर रहता है जल, तो यहाँ से पौने चले जाते हैं इधर, इसलिए यहाँ उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बन जाता है तीसरे में। तो उम्मीद करते हैं इतना समझ में आया होगा। फिर देखिए यहाँ पे चित्र में पौने स्थल सागर की ओर चली जा रही हैं, यहाँ से स्थल से सागर की ओर चली जा रही हैं, तो इसलिए आर्द्रता लेकर चली जा रही हैं, तो आर्द्रता लेकर चली जाती हैं तो इसलिए उष्ण मरुभूमि बनती है वहाँ पर। फिर है कि इनके प्रभाव क्या हैं, तो इसमें नोट में देखिए मानसूनी जलवायु की उत्पत्ति का मुख्य वजह पवनों का अभितटीय होना है, यही कह रहा है। अभितटीय होने के नाते यहाँ पहला मानसून बनता है, और गर्म मरुभूमि में जो अपतटीय के कारण शुष्क जो है अपतटीय होने के कारण शुष्क उष्ण जलवायु जो है पाई जाती है। अपतटीय होने के कारण, अभितटीय माने होता है कि जब पवन सागर से स्थल की हो जाती है। मैंने यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन वाला वर्ड बोल दिया, लेकिन अब से एक बार फिर से देख लीजिए। अवतटीय का मतलब होता है जब पौने सागर से स्थल की ओर जाती हैं, और अपतटीय माने होता है जब पौने स्थल से सागर की ओर जाती हैं। ठीक है, बस समझ में आ गया होगा। फिर है पछुआ पौने, तो वेस्टर्लीज बोलते हैं। उपोष्ण उच्च दाब पेटी से उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी के मध्य लगभग पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली, पश्चिम से, जैसे मान लिया कि ये हो गया पृथ्वी विषुवत रेखा, उपोष्ण उच्च दाब पेटी, उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी, तो उपोष्ण से उच्च दाब पश्चिम से पूर्व, ये पश्चिम है और पूरा पश्चिम से पूर्व की तरफ, तो ये पौने होती हैं पछुआ पौने होती हैं। तो पछुआ पौन उपोष्ण उच्च दाब पेटी से उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी के मध्य पाई जाती हैं, और उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपीय घर्षण की अधिकता से यह तीव्र प्रवाही नहीं होती हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में इस पेटी में महासागरीय जल के विस्तार की वजह से यह अत्यंत ही तीव्र गति से प्रवाहित होती हैं। जो पछुआ पौने होती हैं ये ऊपर की तरफ तीव्र गति से प्रवाहित होती हैं उत्तरी गोलार्ध में, स्लो मंद मंद मंद, और दक्षिणी गोलार्ध में जो है तीव्र गति से प्रवाहित होती हैं, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में इस पेटी में महासागरीय जल का विस्तार होता है और उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपीय घर्षण होता है, इसलिए ऐसा होता है। और इसका जो है इसमें 40 डिग्री अक्षांश के आसपास जो पाई जाती है उसे गरजता चालीसा कहते हैं, 50 डिग्री अक्षांश के आसपास प्रचंड पचासा, और 60 डिग्री अक्षांश के आसपास चीखता साठा बोलते हैं। गरजता चालीसा माने होता है रोरिंग 40s, और प्रचंड पचासा फ्यूरियस 50s, और चीखता साठा श्रीकिंग 50s। और इसके प्रभाव क्या होते हैं, पछुआ पौनों के प्रभाव होते हैं, यह पौने महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में ब्रिटिश तुल्य जलवायु या पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु का निर्माण करती हैं। ये क्या निर्माण करती हैं, पश्चिमी भाग में ब्रिटिश तुल्य जलवायु एवं पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु का निर्माण करती हैं 35 से 65 डिग्री नॉर्थ साउथ में। और दूसरा है महाद्वीपों के मध्य भाग में शीत मरुभूमि तुल्य जलवायु एवं पूर्वी भाग में लॉरेंसिया तुल्य जलवायु का निर्माण करती हैं, चौथा है ध्रुवीय पूर्वा, तो ध्रुवीय पूर्वा जो है ध्रुवीय उच्च दाब, ऊपर ध्रुवीय उच्च दाब से लेकर के उप ध्रुवीय दाब पेटी के मध्य पाए जाने वाली सबसे ठंडे पौने हैं। क्वारियलिस बल के प्रभाव से यह लगभग पूर्व से पश्चिम की ओर प्राप्त होने वाली पौने हैं। ध्रुवीय रात्रिकाल में यह उच्च वेग वाली होती हैं, तो ध्रुवों का परिक्रमण करती हुई प्राप्त होती हैं, जिसे पोलर वर्टेक्स या ध्रुवीय भंवर कहते हैं। ये ध्रुवीय भंवर ऐसे प्राप्त होता है, और इसके प्रभाव क्या हैं, ध्रुवीय पूर्वा के जो प्रभाव हैं
वो प्रभाव है कि इसमें उपध्रुव में टैगा या साइबेरिया तुल्य जलवायु प्राप्त होती है 60 से 70 डिग्री सेल्सियस पर। उपध्रुवों में टैगा और साइबेरिया, और ध्रुव में टुंड्रा जलवायु प्राप्त होती है 70 से 90 डिग्री के नॉर्थ के बीच। ध्रुवीय पूर्वा को कनाडा में बिलीजार्ड कहते हैं। ध्रुवीय पूर्वा को कनाडा में क्या कहते हैं? बिलीजार्ड कहते हैं। और साइबेरिया में बुर्गा या बुरान कहते हैं। फिर स्थानीय पौने जो अभी पढ़ा हमने, विषुवतीय पछुआ पवन, व्यापारिक पवन, पछुआ पवन और ध्रुवीय पूर्वा, इन चारों को प्राथमिक संचरण, प्राथमिक वायु परिसंचरण कहते हैं, इन चारों को मिला करके। अब हम लोग पढ़ेंगे क्षेत्रीय पौने या प्रादेशिक पौनों के बारे में। तो क्षेत्रीय पौनों में 3 तरह के हैं, सागर समीर वीएस स्थल समीर, मतलब सागर समीर स्थल समीर के बारे में पढ़ेंगे, घाटी समीर और पर्वत समीर के बारे में पढ़ेंगे, और फिर जेट स्ट्रीम के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है घाटी समीर और सागर समीर और स्थल समीर के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। इसको थोड़ा जूम करके मैं समझाता हूँ कि पहले जो है सागर समीर और स्थल समीर क्या होता है। तो सागर समीर पहले पढ़ते हैं। जैसे मान लिया ये हो गया हमारा कोई महाद्वीप, और ये हो गया जल, माने सागर हो गया। तो क्या होता है कि जल जब दिन के समय, मान लिया यहाँ दिन है, तो दिन के समय ये बहुत तेजी से गर्म होता है, तो यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, तेजी से गर्म होगा, तो प्रेशर कम रहेगा, माने लो प्रेशर यहाँ रहेगा। और यहाँ टेम्परेचर जो है कम रहेगा तो प्रेशर हाई प्रेशर रहेगा। तो आपको पता है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती हैं पौने। तो क्या होगा कि पौने जो है इस जल से इधर की तरफ आने लगेंगी, और इधर की तरफ आने लगेगी तो सागर से स्थल की तरफ आ रही हैं, तो इसलिए इसे कहते हैं सागर समीर। कौन से बोलते हैं? सागर समीर। और यही पौने कभी कभी आर्द्रता ऊपर ले जाती हैं, आर्द्रता बना करके वर्षा करा देती हैं, तो तटों में वर्षा कराती हैं सागर समीर, है ना? समझ में आ गया होगा। इसी के विपरीत जो है आपका जो है जब रात्रि का समय होता है, इसी में जब रात्रि का समय हो जाता है, तो रात्रि के समय जो है ये टेम्परेचर, इसका ये जल है और इसका टेम्परेचर जो है रात्रि के समय में कम होता है। रात्रि के समय में इसका टेम्परेचर कम होता है तो प्रेशर ज़्यादा होता है, हाई प्रेशर हो जाता है स्थल में। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलने लगती है, मतलब स्थल से सागर की तरफ चलने लगती हैं, तो इसे कहते हैं स्थल समीर। और इसमें क्या होता है, तटों में जो होता है कि आगमन होता है खुला, तटों में खुला आसमान होता है, क्योंकि यहाँ से पूरा वो पवन यहाँ चला जाता है, और स्थल समीर इसे बोलते हैं क्योंकि स्थल से जा रहा है। तो इसको आपको समझ में आ गया होगा। अब एक बार इसको चित्र को हम जूम करके दिखा देते हैं। ये देखिए, यहाँ से देखिए सागर से स्थल की तरफ जा रहा है, सागर से स्थल की तरफ जा रहा है डे में, मतलब जब दिन है तब तटों में वर्षा हो रही है। और दूसरा जो है उसमें पहुने जो है इधर से स्थल से इस तरह सागर की तरफ जा रही है, तो स्थल समीर कहते हैं। तटों में खुला आसमान है, स्थल समीर है नाइट टाइम में। और फिर उसके बाद यही इसमें लिखा गया है कि दिन के समय सूर्य तप के प्रभाव से जल की तुलना में स्थल शीघ्र गर्म होकर जो है निम्न दाब का केंद्र बनते हैं, जबकि सागरों में हाई प्रेशर की प्राप्ति होती है। दोनों स्थानों में दाबांतर की वजह से पौने सागर से स्थल की ओर चलती हैं। इस पवन को सागर समीर कहते हैं। इसके प्रभाव से तटों में होने वाली संवहन क्रिया द्वारा दिन में वर्षा की प्राप्ति होती है। रात्रि काल में स्थल शीघ्र ठंड होकर उच्च दाब को केंद्र बनते हैं, जबकि सागरीय जल क्षेत्र सापेक्षिक रूप से गर्म होने के कारण निम्न दाब का केंद्र बनता है। इस दशा में पौने स्थल से सागर की ओर चलती हैं, जिसे स्थल समीर कहते हैं। फिर स्थल समीर कहते हैं। फिर उसके बाद आपका स्थल समीर के बाद है कि इससे क्या होता है, इससे तटीय मौसम साफ रहता है, अत्यंत सुहाना रहता है। फिर है घाटी समीर और पर्वत समीर। इसी तरह से घाटी और पर्वत है, पर्वतों पे जो चोटियाँ होती हैं बिगड़ का काम करती हैं, तो दिन के समय में ये बहुत तेज गर्म हो जाती हैं। जब टेम्परेचर गर्म हो जाता है तो यहाँ लो प्रेशर होता है, लो प्रेशर से, और घाटियों में हाई प्रेशर होता है, तो पर्वत शिखर से पर्वत की घाटी में जाती हैं। तो पर्वत से घाटी में जाती हैं तो इसे घाटी समीर कहेंगे क्या? नहीं, तो लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती हैं यहाँ, तो हाई प्रेशर से घाटी से पर्वत की तरफ जाती हैं, तो इसे कहेंगे घाटी से पर्वत की तरफ जाएंगी तो घाटी समीर कहेंगे। ये देखिए एक बार समझाते हैं। यहाँ लो प्रेशर हो गया, तेज धूप पड़ी तो लो प्रेशर हो गया, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा प्रेशर कम, टेम्परेचर ज़्यादा प्रेशर कम, यहाँ टेम्परेचर कम तो प्रेशर ज़्यादा, तो इधर से पूरा घाटी से जो है पर्वत की तरफ जा रही हैं, तो इसे घाटी समीर कहते हैं। जहाँ से चलेंगे उसी समीर कहेंगे। और यहाँ पर्वत से घाटी की तरफ आ रही हैं तो यहाँ पर्वत समीर। और घाटी में कोहरा करती हैं, क्योंकि जब ये हाई प्रेशर से आती हैं तो यहाँ से जो गरम गरम हवाएं, तो गरम गरम हवाओं को नीचे कर देता है,
और ऊपर जो है ठंड आती है, तो ठंडी कोहरा बनाती है। तो इसी को एक्सप्लेन करते हैं हम। यहाँ वर्षा होती है घाटियों में, कहाँ, कब? घाटी समीर के पर्वतीय ढालों पर वर्षा होती है, घाटी समीर जब बहती है। तो एक बार इसको पढ़ के जो है समझ लेते हैं। दिन के समय पर्वतों से घिरी घाटियों की तुलना में पर्वत शिखर अधिक गर्म होते हैं। दिन के समय पर्वतों से घिरी घाटियों की तुलना में पर्वत शिखर अधिक गर्म होकर निम्न दाब का केंद्र बनाते हैं, वहाँ निम्न दाब होता है, जबकि घाटियाँ गर्म होकर उच्च दाब का केंद्र बनती हैं। इसलिए पौने घाटियों उच्च दाब से पर्वत निम्न दाब की ओर बहती हैं तथा इन्हें घाटी समीर कहते हैं। इनके प्रभाव से घाटी शुष्क तथा पर्वत ढालों पर वर्षा होती है। घाटी शुष्क रहती है नीचे और पर्वत ढालों पर वर्षा होती है। जबकि रात्रि के समय पर्वत शिखर शीघ्र विकिरण के कारण जल्दी ठंडे हो जाते हैं। जल्दी ठंडे होने के कारण उच्च दाब बनाते हैं और घाटियां निम्न दाब प्राप्त होता है। पर्वत शिखर की जो वायु है उच्च दाब समीर पर्वत समीर से निम्न दाब घाटी की ओर आती है तथा कोहरे की स्थिति नदी घाटियों में उत्पन्न करती है। इसलिए यहाँ कृषि और जो है मानव आदिवास भी संभव नहीं है। फिर उसके बाद है जेट के बारे में। तो जेट स्ट्रीम और फिर जेट धाराओं की उत्पत्ति, जेट धाराओं की विशेषताएं और इन सब के बारे में वर्णन जो है हम अगले वीडियो में करेंगे। थोड़ा ही है इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं जेट धाराओं में। जेट धारा भी एक प्रकार की वही है, मतलब चलो ठीक है, ये मेंस और प्रीलिम्स की दृष्टि इंपॉर्टेंट है, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। जेट धारा का वीडियो त्रिकोशीय आयामी बचा है और क्षेत्रीय पवनों में एक जेट धारा बची है बस। फिर उसके बाद यहाँ से नया चैप्टर आर्द्रता स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।